हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के आने वाले परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह वाहनों में अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जितने भी गाड़ियां हैं उसके अग्रदीपों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो अग्रदीप के रूप में प्रयोग किया जाता है वाहनों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों, अवतल लेंस जो है वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि गाड़ियों के अग्रदीप के रूप में जो है उसका उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि जो पीछे का कोई भी वस्तु जो है उसका सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना के जो है उसको, मतलब जो चालक है, ड्राइवर है, उसको सुरक्षित दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, मानव नेत्र वस्तु का मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों, मानव के आंख जो होता है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और यदि आप लोग साइंस में अच्छी तरह से यदि पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये सभी प्रश्न जो है पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 1 नंबर या क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों को 3 नंबर या क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को 5-6 नंबर या क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आपको याद होगा। ठीक है, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। अब बात करते हैं दृष्टि धारा का एक स्रोत का नाम बताइए। तो दोस्तों, दृष्टि धारा का एक स्रोत का नाम आपको बताना है जिसमें कि बैटरी हो गया, उसके बाद हो गया इन्वर्टर। ठीक है, जिसमें कि डायरेक्ट आप लोगों का जो है बिजली प्रवाहित होती है, उसको दृष्टि धारा कहते हैं। तो दृष्टि धारा जो है उसका उदाहरण मैंने यहाँ पर बैटरी दिया है, आप लोग इन्वर्टर भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरह का हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये जितने भी सूत्र हैं, विरंजक चूर्ण, उसके बाद हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये सब सूत्र आप लोगों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बराबर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए जितने भी सूत्र हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है, उसके बाद संगमरमर का सूत्र, ठीक है, ये सब जितने भी सूत्र हैं ये सब आप लोगों को याद रखना। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा धातु के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए। तो दोस्तों, पारा धातु का एक मुख्य जो अयस्क है वह है सीने बार। मतलब सीने बार जो है इसको शुद्ध करके उससे पारा धातु को निकाला जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरा होता है। तो दोस्तों, चिप्स का जो थैली होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, वो होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरा जाता है ताकि जो चिप्स की थैली होती है उसमें आप लोगों का जो है, ताकि जो भी खाद्य पदार्थ है वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए उसमें जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, अष्टक का जो नियम है वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ये आप लोगों को याद होगा, न्यूटन ने दिया था अष्टक का नियम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के साथ आप लोगों को इसको बताना है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है उसको किसे कहते हैं, इसको समझिए आप ठीक से। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है, ये इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण जो है, सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप यदि सूत्र के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने प्लस देना भूल गया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा बीच में यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, तो
तो Na2SO4 प्लस BaCl2, उसके बाद ये जो है दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है दोस्तों, और NaCl किसका सूत्र है आपको मालूम होना चाहिए, नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, NaCl नमक का सूत्र है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर का जो है दीर्घ दृष्टि दोष जो है वो किसे कहते हैं, इसको आप ठीक से समझिए। और इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका दो क्वेश्चन आता है, एक दीर्घ दृष्टि दोष और एक जो है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये दोनों का आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष का, तो इसको आप समझिए ठीक से। तो इस दृष्टि दोष में जो है, इस दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति मतलब ये जो जिसका भी ये रोग होता है उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ठीक है, मतलब मानव नेत्र का जो दृष्टि पटल होता है जिसको कि रेटिना भी कहा जाता है, तो रेटिना के पीछे में बनता है उसका प्रतिबिंब। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि दीर्घ दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको एक नंबर या क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको बताना है उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का आपको देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये ट्रिक को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए इसमें आपको जो है यहाँ पर बता रहा है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ जो है मतलब यहाँ पर दो अक्षर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ दो अक्षर का, और यदि आपको बोलेगा निकट, ठीक है, यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष यदि बोलेगा तो निकट में 3 अक्षर का प्रयोग किया गया है और दीर्घ में 2 अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें ज़्यादा अक्षर है तो इसको दूर करने के लिए ज़्यादा अक्षर वाले लेंस का उपयोग होगा। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष मतलब 2 अक्षर है तो इसमें जो है देखिए 3 अक्षर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 है लेकिन ये छोटा है और इसके हिसाब से ये भी छोटा है। ठीक है, और इसके हिसाब से ये भी छोटा है। तो ये आप लोगों को ट्रिक के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो कि जो बड़ा है मतलब देखिए निकट में 3 अक्षर है तो 3 अक्षर के लिए 4 अक्षर वाला आंसर होगा मतलब अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दीर्घ में। तो दीर्घ में 2 अक्षर है तो 2 अक्षर में उत्तल लेंस मतलब 3 अक्षर वाला का उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वह क्या होता है, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों होता है। तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, आपको यदि एक लाइन में इसका आंसर यदि बोलेगा कि एक शब्दों में आंसर लिखे या फिर एक से मतलब 2 शब्दों के अंतर मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। ठीक है, लेकिन यदि आपको बोलेगा कि इतने शब्दों में लिखे, जैसे कि ब्रैकेट देके दे देता है, यहाँ पर ब्रैकेट दे देगा, उसके बाद यहाँ पर बोल देगा कि 40 शब्दों में लिखे। ठीक है, तो इस तरह यदि आपको लंबा से लिखना तो आपको लिखना प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जो है जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, रेड रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है तथा नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। और रंग में प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है और इसीलिए आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यदि अभी तक आप लोग हमारे
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम में आप लोग जाके KR एग्जाम सर्च कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल का नाम जो है आपको सर्च करना KR एग्जाम। आप इसको यदि KR एग्जाम सर्च करोगे, KR एग्जाम, ठीक है, इसको आप सर्च करोगे तो हमारे चैनल का लोगो आपको दिखाई देगा, उसको आप म्यूट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का। तो मैंथलिप ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था? तो ये दोस्तों ये इसके हिसाब से भी जो है टोटल तीन प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंथलिप, डोबेरेनर और मोस्ले, ठीक है। ये आपका 3 आता है, तो तीनों आप लोगों को याद रखना है। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंथलिप ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था? तो मैंथलिप ने अपने परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर आवर्त सारणी को, मतलब जो है ये जो आवर्त सारणी बनाया था इसमें क्या किया था, वो परमाणु द्रव्यमान को आधार माना था, ठीक है। इसका डायरेक्टली आपको यदि आंसर मानना है कि किस आधार पर बनाया था तो आपको बताना है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। और यदि बोलेगा मोस्ले, ठीक है, मोस्ले यदि बोलेगा तो मोस्ले ने किस आधार पर बनाया था? तो ये बनाया था परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया था ये। और यदि बोलेगा मैंथलिप ने किस आधार पर बनाया था तो बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। तो इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया तथा इस सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को उन्होंने क्या कहा? ग्रुप कहा, तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्व पंक्ति आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को इसमें जो है 7 और 18 होता था उस समय, ठीक है, 7 और 18 अभी भी है, ठीक है। पहले आपका जो है पहले था 9 और 18 था, ठीक है, 9 और 18 था शायद, ठीक है। और लेकिन अभी जो है अभी आपका 7 है और 18 है, ठीक है। मतलब इधर से जो है इधर वाला जो लाइन है इसमें होता टोटल 7 और इधर वाला जो लाइन है उसमें आपका टोटल होता 18, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बाकी क्वेश्चन भी मिल सके। फिर